नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र में आए हुए विज्ञान के प्रश्नों के हलों को देखेंगे और उनको समझेंगे सही उत्तर क्या है। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं और उनके हलों को समझते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न जो विज्ञान का दिया गया था वो इस प्रकार है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस हैं 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 2 अक्टूबर या फिर 14 नवंबर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 है, 1 दिसंबर। अगला प्रश्न बच्चों, कीटभक्षी पौधा है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, घटपर्णी, गुड़हल, गुलाब और अमरबेल। तो घटपर्णी ही कीटभक्षी पौधा होता है, बाकी गुड़हल, गुलाब और अमरबेल जो हैं ये फूलों के पौधे हैं और अमरबेल एक लता होती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो घटपर्णी होगा, यानी कि विकल्प 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, रक्त है, रक्त क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रक्त संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो इसका जो सही विकल्प है वो है फर्स्ट, यानी संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है बच्चों, बाह्य निषेचन किसमें होता है? ऑप्शंस हैं मेढक, मनुष्य, गाय या कुत्ता। तो इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प 1 है, मेंढक। अगला प्रश्न है, अमरबेल उदाहरण है किसका? मृतजीवी का, स्वपोषी का, परजीवी का या अधिपादप का। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो विकल्प 3 है, परजीवी का। अमरबेल जो है एक परजीवी पौधा होता है जो दूसरे पौधों के ऊपर उगता है, ठीक है, इसलिए इसे परजीवी कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक वयस्क मानव की मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं इसके 26, 33, 28 या फिर 30। तो इसका जो सही विकल्प है वो है 26 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, टाइफाइड, टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्म जीवी के कारण होती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं विषाणु यानी कि वायरस, प्रोटोजोआज, जीवाणु और प्रोटीन। किसके द्वारा यह बीमारी होती है, टाइफाइड की बीमारी? तो इसका जो सही विकल्प है वो जीवाणु, जीवाणुओं के द्वारा यानी बैक्टीरियाज के द्वारा ये टाइफाइड फैलता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, कोशिका का ऊर्जा गृह है, ऊर्जा गृह का मतलब एनर्जी हाउस। कोशिका का एनर्जी हाउस कौन सा है? ऑप्शंस हैं गाल्जी काय, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक। तो सही ऑप्शन इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, पादपों में जल का परिवहन होता है, परिवहन मतलब जल नीचे से ऊपर तक या सभी भागों में किस प्रकार से पहुंचता है? जिसके ऑप्शंस हैं मूल रोमों के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा या फिर जाइलम के द्वारा। तो पादपों में जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? ये जाइलम के द्वारा होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न बच्चों, निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? तो अंडे देने वाले जंतु कौन है, उन्हें छांटना है। ऑप्शंस हैं पेंगोलिन, प्लेटिपस, मोंगूस या ओपोसम। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, प्लेटिपस। अगला प्रश्न है बच्चों, किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होता है? कौन सा ऐसा पौधा है जिसकी जड़ में भोजन संग्रह होता है और भोजन संग्रह के लिए वो पौधा रूपांतरित हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आलू, अदरक, गाजर और अरबी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, गाजर।
अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है। क्या कहलाता है? 4 ऑप्शंस हैं, निषेचन, प्रकीर्णन, विखंडन या मुकुलन। तो नर और मादा युग्मक में कौन सी प्रक्रिया होती है? यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। प्रकीर्णन जो है बीजों का होता है, विखंडन एक कोशिकी में होता है और मुकुलन भी बैक्टीरियाज और वायरसेस में होती हैं। तो नर और मादा युग्मक में कौन सी क्रिया होती है? निषेचन क्रिया होती है। पहला ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया गया बच्चों, निम्नांकित संसूत्रों में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय है, यानी रीन्यूएबल? कौन से ऊर्जा के स्रोत को हम फिर से प्रयोग कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम तेल, दूसरा प्राकृतिक गैस, तीसरा कोयला और चौथा भूतापीय ऊर्जा। तो पेट्रोलियम तेल आप जानते हैं कि इसे आप फिर से रिन्यूएबल नहीं कर सकते, फिर से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये जल करके धुएं में बदल जाता है। प्राकृतिक गैस भी जो है सीएनजी या जो आप घरों में यूज़ करते हैं वो क्या होती है? वो गैस होती है, यूज होने के बाद दोबारा नहीं प्रयोग कर पाते हैं। कोयला भी इसी प्रकार से है, जलने के बाद वो राख में बदल जाता है, इसे फिर से आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3 गलत हो गया। सही ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा, भूताप और भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है बच्चों, ये दिया गया है कि दूरी और विस्थापन के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो बच्चों आप जानते हैं कि दूरी जो है हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होती है। दूरी बड़ी होती है और विस्थापन छोटा होता है, और दूरी जो है विस्थापन के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी जो है विस्थापन से बड़ी हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? ग्रेटर इक्वल टू, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरे में आपका लेस इक्वल दिया है, तीसरे में लेस देन यानी दूरी छोटी होती है, ये गलत है। विस्थापन बड़ा होता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पहला विकल्प यहाँ पर सही हो गया। दूरी जो है विस्थापन से बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है, दूरी कभी छोटी नहीं होगी। अगला प्रश्न बच्चों, यदि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण R, आपतन कोण I दिया हुआ है और परावर्तन कोण क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है, हो तो प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार क्या होगा? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में आप जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी एंगल I और एंगल R जो है आपस में बराबर होंगे। तो ये पहले ही विकल्प में दिया गया है, एंगल I इक्वल टू एंगल R, तो फर्स्ट विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा और बाकी सारे गलत हैं। तो पहला विकल्प सही हुआ। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन होता है, कैसा होता है? धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों वो सदैव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सदैव ऋणावेशित ही होता है। धनावेशित क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन में शून्य आवेश होता है, उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होता है इसमें? ये ऋणावेशित होता है। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, श्रव्यता परास होती है, श्रव्यता की परास कितनी होती है? इसके ऑप्शंस हैं 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक, दूसरा है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, तीसरा है 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, या फिर चौथा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो बच्चों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो चौथा ही ऑप्शन सही है, क्योंकि श्रव्यता की जो परास होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इतनी हर्ट्ज की आवृत्ति को हम सुन सकते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, वास्तविक, सीधा और वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, या फिर आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पहला वाला, क्योंकि अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा ही बनता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हुआ। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व कितना होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं,
पहला है 10 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दूसरा है 100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तीसरा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या चौथा है 10,000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो जो जल का घनत्व होता है वो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी 1 घन मीटर में 1000 किलोग्राम पानी आ सकता है। तो ये इसका सही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा गया है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या निर्वात में? निर्वात यानी वैक्यूम, जहां पर कोई भी गैस या कोई हवा नहीं हो। तो ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है? यह ठोस में सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, ठोस। अगला प्रश्न है बच्चों, अचुंबकीय छड़ एवं चुंबकीय छड़ की अलग अलग पहचान करने के लिए निश्चित परिचित बल है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, आकर्षण बल, विकर्षण बल, और दोनों छड़ में से कोई प्रतिक्रिया नहीं, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं जो, उनमें से देखिए क्या चीज़ पूछा गया है, अचुंबकीय छड़ और चुंबकीय छड़। तो एक अचुंबकीय होगी जो नॉन मैग्नेटिक होगी, और चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक। उनकी पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, तो आकर्षण से हम नहीं कर सकते हैं, विकर्षण से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही होगा, विकर्षण। अगला प्रश्न है बच्चों, 40 डिग्री तापमान के आधा लीटर जल को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले 2 लीटर जल में मिला दिया गया है, तो मिश्रण का तापमान होगा, क्या तापमान होगा यह पूछा गया है। 4 ऑप्शंस हैं, 80 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, 64 डिग्री सेल्सियस, या फिर 75 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर मिश्रण का तापमान क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 55 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होगा, क्योंकि औसत लेते हैं, जब आप 70 और 40 को जोड़ेंगे तो ये 110 आएगा, और जब इसका आधा करेंगे तो 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान वहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। तो सेकंड विकल्प आपका यहाँ पर सही हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, समतल दर्पण पर 60 डिग्री से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन है 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर 0 डिग्री। तो समतल दर्पण है तो आपतित किरण जो कोण बनाएगी वही परावर्तित किरण भी कोण बनाएगी अभिलंब से। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, इसलिए जो ऑप्शन होगा आपका परावर्तन कोण का, वो भी 60 अंश ही होगा। तो इस प्रकार से तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रकाश के वर्ण क्रम में मध्य का रंग यानी बीचों बीच का रंग कौन सा होता है? ऑप्शंस हैं पीला, हरा, आसमानी और लाल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हरा। प्रकाश के वर्णक्रम का मध्य रंग जो होता है वो हरा होता है। अगला प्रश्न बच्चों, एक चित्र दिया गया है और पूछा गया है यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन है यहाँ पर बैटरी, प्रतिरोध, कुंजी, या फिर अमीटर। तो ये जो साइन होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस और बीच में 2 सेल्स जुड़े हैं, तो ये एक बैटरी का प्रतीक होता है ना। 2 या 3 बैटरियां मिलकर के सेल बनाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, बैटरी। बच्चों अगला प्रश्न है, विभवांतर अनुपाते वोल्ट समानुपाते प्रतिरोध अनुपात, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पर विभवांतर और वोल्ट का जो अनुपात है वही अनुपात प्रतिरोध का किसके साथ होगा, ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कूलाम, एम्पियर, जूल, या फिर ओम। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ओम। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक तल के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड हो। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 26.6 मीटर, 36.6 मीटर और 16.6 मीटर। चौथा ऑप्शन है
46.6 मीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प 2 होगा। इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प 3 होगा, 16.6 मीटर। 16.6 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो ऊर्जा के स्रोत दिए गए हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी रिन्यूएबल सोर्स हैं। इनका फिर से हम उपयोग बार बार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? पहला ऑप्शन है कोयले का जलना, दूसरा है दूध से दही का जमना, तीसरा है पानी से बर्फ का जमना और चौथा है लोहे में जंग लगना। तो बच्चों, भौतिक परिवर्तन जो होता है, ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें हम परिवर्तित किए गए पदार्थ को फिर से उसी अवस्था में ला सकते हैं। तो कोयले के जलने में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, दूध से दही जमेगा और दही से फिर से आप दूध नहीं बना सकते हैं। लोहे में जंग लग गया तो फिर से आपसे उसे सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन पानी से बर्फ बन जाती है तो बर्फ से फिर से आप पानी बना सकते हैं। तो ये जो है पानी से बर्फ जमना ही आपका भौतिक परिवर्तन होता है। चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु है, कौन सी धातु होगी? फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम या इनमें से कोई नहीं। तो चूना पत्थर से क्या प्राप्त करते हैं? हम कैल्शियम ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, सोडियम धातु का संकेत है। ऑप्शंस हैं SO, N, Na, Si। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है Na। सोडियम धातु का जो संकेत होता है वो Na होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम का अयस्क है। यहाँ चार ऑप्शंस हैं Ag2S, CaSO4.2H2O, CuFeS2, चौथा है Al2O3.2H2O। तो इसका सही ऑप्शन है एल्युमिनियम का अयस्क, चौथा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, Al2O3.2H2O। अगला प्रश्न है, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है दूध से दही बनना, दूसरा है गुब्बारे का फूलना, तीसरा मोमबत्ती का जलना और चौथा है धूप बत्ती का जलना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गुब्बारे का फूलना। ठीक है, ये अप्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, बाकी सारे जो हैं अप्रत्यावर्तित परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। अगला प्रश्न बच्चों, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन हैं 78, 21%, 0.03% या 0.07%। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो दूसरा ऑप्शन होगा 21%। वायु में केवल 21% ही ऑक्सीजन होती है, बाकी जो है नाइट्रोजन व अन्य गैसें होती हैं। अगला प्रश्न बच्चों, ओजोन परत में छिद्र का कारण है। क्या कारण है, किस कारण से ओजोन परत में छिद्र होता है? पहला है जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो होती है वो कहाँ होती है? हमारे वायुमंडल में होती हैं। और जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें होती हैं उनके कारण ही ओजोन परत में छिद्र होता है। तो ये क्या होती है, गैसें क्या करती हैं? वायु को प्रदूषित करती हैं। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो वायु प्रदूषण होगा। वायु प्रदूषण के कारण ही ओजोन परत में छिद्र हो जाता है। तो सही ऑप्शन हुआ विकल्प 2। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि जो विज्ञान के प्रश्न पत्र के 35 प्रश्न थे 2024 की एनएमएमएस एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न थे, तो सभी के उत्तर आपने देख लिए। आशा है कि आपको सभी उत्तर समझ में आए होंगे। आप इनका अभ्यास करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।